यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग का आज 132वां दिन है। दोनों देश की फौज के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर बमबारी करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी फौज अपने खोए हुए इलाकों को रूसी लड़ाकों से वापस हासिल करने के लिए मुकाबला कर रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उसके 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने खार्किव ओब्लास्ट में T-80BB टैंक ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन सशस्त्र बल का यह भी कहना है कि खार्किव ओब्लास्ट दक्षिणी यूक्रेन का हिस्सा है। हालांकि दक्षिणी यूक्रेन का लगभग 70% इलाका रूसी सिपाहियों के कब्जे में है, लेकिन यूक्रेनी फौज अपने खोए हुए इलाकों पर पकड़ मजबूत करने के लिए 24 घंटे रूसी हमलावरों पर निशाना साध रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके नेवी के जवानों ने स्नेक आइलैंड से रूसी जवानों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। स्नेक आइलैंड के रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी हमले का वीडियो जारी करते हुए दक्षिण यूक्रेन के रक्षा बलों के प्रेस सेंटर के चीफ नेतालिया हुमेनियुक ने कहा है कि स्नेक आइलैंड को रूसी कब्जे से आजाद करने के लिए यूक्रेन की नेवी एक खुफिया सैन्य अभियान पर थी, जिसके तहत आइलैंड को चारों तरफ से घेरकर यूक्रेनी फौज ने जमकर मिसाइलें दागी और स्नेक आइलैंड से रूसी हमलावरों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्नेक आइलैंड पर दोबारा कब्जा होने से यूक्रेन रूसी फौज की पकड़ यहां पर कमजोर कर पाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बीते सोमवार को मीडिया को जारी एक बयान में यूक्रेन को और सैन्य सहायता देने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि यूक्रेन को सैन्य मदद के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से $74 मिलियन की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें यूक्रेन को 14 बख्तरबंद सैन्य वाहन समेत 20 बुशमास्टर प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स भेजे जाएंगे। अल्बनीज ने यह भी कहा कि यूक्रेन के बॉर्डर के इलाकों में रक्षा को और मजबूत करने के साथ ही साइबर सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को लगभग $6 मिलियन अतिरिक्त धनराशि की मदद करेगा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन जताते हुए रूस और बेलारूस के राष्ट्रपतियों और यहां के नागरिकों समेत 828 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। बीते सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और इस दौरान अल्बनीज ने रूसी हमले से तबाह हुए यूक्रेन के बूचा, इरपिन समेत होस्टोमिल का दौरा भी किया। अल्बनीज ने जेलेंस्की की सराहना करते हुए कहा है कि रूस के क्रूर और बर्बर हमले का सामना यूक्रेनी सिपाहियों ने बहादुरी से किया। रूसी हमले के खिलाफ जेलेंस्की के सटीक नेतृत्व ने पुतिन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूक्रेन का उनका दौरा रूस के लिए संदेश है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा यूक्रेन की मदद के लिए तत्पर रहेगा और तानाशाही हुक्मरानों का खुलकर विरोध करेगा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को लेकर पुतिन पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निशाना साधा। जेलेंस्की ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि यूक्रेन के हौसले को तोड़ना पुतिन के बस की बात नहीं है। पुतिन चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन कीव को फतह करना उनका सपना रह जाएगा। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी लड़ाकों को यूक्रेनी जमीन से मार भगाने के लिए अभी भी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं। यूक्रेन का लक्ष्य केवल रूस को हराना नहीं, बल्कि उसे ऐतिहासिक और वैचारिक तौर पर भी बर्बाद करना है। बीते सोमवार को यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में फ्रांस के एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकारों की टीम पर रूस सिपाहियों ने हमला कर दिया। यूक्रेन इमरजेंसी स्टेट सर्विस ने बताया कि फ्रांसीसी पत्रकारों का समूह जब पानी पीने के लिए इमारत से बाहर निकला, उसी वक्त रूसी सिपाहियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इमरजेंसी स्टेट सर्विस का कहना है कि इस रूसी गोलीबारी में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों समेत 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई है। लगभग 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इमरजेंसी स्टेट सर्विस ने बताया कि पिछले रविवार को रूसी हमले से 9 लोगों की जान गई थी और 25 लोग घायल हुए थे। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि बीते सोमवार को उसने माइकोलाइव में रूस के साइबर नेटवर्क को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने बताया कि माइकोलाइव में विशेष छापेमारी अभियान के तहत यूक्रेनी फौज ने रूस के 3 अंडरकवर एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि तीनों अंडरकवर एजेंट यूक्रेनी सिपाहियों की हर मूवमेंट की खबर दुश्मनों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने बताया कि छापेमारी के दौरान एजेंट्स के घरों से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि अंडरकवर एजेंट भी युद्ध अपराधों के दोषी हैं। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने 3 अंडरकवर रूसी एजेंट्स के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत केस दर्ज करने की बात कही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूस का साथ दे रहे बेलारूस के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि भले ही बेलारूस सीधे तौर पर रूस को समर्थन
में अपने सैनिकों की युद्ध भूमि में नहीं उतार रहा हो, लेकिन रूस बेलारूस के इलाके का इस्तेमाल कर यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलें दाग रहा है। बेलारूस के जमीनी इलाके से होकर रूसी हमले यहां पर यूक्रेन के सामने कठिन परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि बेलारूस में उनका दूतावास है और बेलारूस का दूतावास भी कीव में है। दोनों ही जगहों पर एक दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक रूप से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन बेलारूस की तरफ से हो रहे रूसी हमले को लेकर यूक्रेन कड़े कदम उठाने को मजबूर होगा। लिहाजा बेलारूस को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह भी बयान तब दिया जब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस के समर्थन की घोषणा कर रहे थे। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री के खुफिया निदेशालय के चीफ कायरिलो बुडानोव ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने पर आमादा है और रूसी सेना सिर्फ दोनेत्स्क और लुहांस तक ही नहीं रहेगी, बल्कि वो धीरे धीरे पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने की फिराक में है और इसीलिए उसके लड़ाके दिन बीतने के साथ ही यूक्रेन के गांव और कस्बाई इलाकों में भीषण गोलीबारी कर रही हैं। बुडानोव ने यह भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और रूसी फौज एक सोची समझी रणनीति के तहत यूक्रेन को चारों दिशाओं से हमला कर रही है। बुडानोव ने कहा, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग के एक नए चरण की शुरुआत कर दी है। बीते सोमवार को रूसी लड़ाकों ने माइकोलाइव पर भीषण बमबारी की और इलाके के बुनियादी ढांचे समेत यहां की सरकारी और रिहायशी इमारतों को जमींदोज कर दिया। माइकोलाइव के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन ने रूसी हमले में हुए नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि रूसी हमले में माइकोलाइव में अब तक 6,600 से ज्यादा इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। मिलिट्री प्रशासन का यह भी कहना है कि माइकोलाइव की 269 स्कूली, 4,314 रिहायशी और 41 अस्पताल की इमारतों समेत इलाके के 108 बुनियादी ढांचों को रूसी हमलावरों ने धराशायी कर दिया है। रूसी भीषण बमबारी की वजह से माइकोलाइव में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस पर आरोप लगाया है कि जंग के दौरान उसकी फौज ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के खिलाफ है। बीते सोमवार को रूसी लड़ाकों ने यूक्रेन के सूमी में फास्फोरस और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। सूमी इलाके के मिलिट्री कमांड के चीफ दिमित्री ज़िवित्स्की ने यह बताया है कि 24 घंटे के दौरान रूस सिपाहियों ने सूमी में 200 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल माइन बम से धमाके किए और इलाके के 5 कस्बों को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। दिमित्री ने यह भी बताया कि रूसी सेना ने यहां पर फास्फोरस और क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया, हमला किया और यूक्रेनी नागरिकों की जान ली है। रूस रक्षा मंत्रालय का दावा है कि खार्किव, दोनेत्स्क समेत यूक्रेन का दक्षिणी इलाका उसके कब्जे में है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन सशस्त्र बल का दावा है कि इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करने के लिए उसके जवान रूसी सिपाहियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। खार्किव के मिलिट्री कमांड के चीफ ओलेह सिनोबोव ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि लुहांस्क और दोनेत्स्क रूस समर्थित इलाके हैं। अगर रूस का दावा सही है तो फिर वो रूस का समर्थन करने वाले लोगों की जान क्यों ले रहा है। सिनेहुबेव ने यह भी बताया कि बीते सोमवार को रूसी हमलावरों ने 24 घंटे के अंदर खार्किव, इज़मेंस्की और बोहोदोविस्की जिलों के कस्बों और गांवों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मिलिट्री कमांड चीफ ने बताया कि रूसी हमलावरों ने यहां की स्कूली और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। स्नेक आइलैंड पर कब्जा गंवाने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बौखलाहट बढ़ गई है। रूस का कहना है कि व्यापारिक समझौतों की वजह से उसने अपनी फौज को वापस बुला लिया, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसके नौसैनिकों ने रूसी फौज को स्नेक आइलैंड से मार भगाया है। रूस ने अब ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पनडुब्बी समेत नौसैनिकों के दस्ते को तैनात किया है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि ब्लैक सी की दिशा में से यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस ने पनडुब्बी के साथ ही 24 क्रूजर मिसाइल से लैस 3 रूसी जहाज समेत 2 बड़े लैंडिंग जहाज को ब्लैक सी में तैनात कर दिया है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी फौज की पकड़ कमजोर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि इस हिस्से में यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना समेत यूक्रेन के मददगार देशों की फौजें भी राजधानी के आसपास ज्यादा चौकन्नी है। हालांकि पोल्टावा और चेर्नोबिल पर रूसी फौज का कब्जा है, लेकिन कीव तक पहुंचने के लिए उसे
सिविस्की नदी को पार करना पड़ेगा। रूस सेना को नदी पार करने से रोकने के लिए यूक्रेन ने सिविस्की नदी पर नौसेनाओं की बोट्स को तैनात कर दिया था, लेकिन यूक्रेन के लिए बुरी खबर यह है कि रूसी सिपाहियों ने बीते सोमवार को यहां भीषण बमबारी और सिविस्की नदी को पार कर लिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूसी फौज अब धीरे धीरे कीव की तरफ अपना कदम बढ़ाने में कामयाब हो रही है। ऐसे में जेलेंस्की के लिए स्थिति बेहद गंभीर साबित हो सकती है। बीते सोमवार को निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में 2 अलग अलग समुदायों की बस्ती पर रूसी हमलावरों ने भीषण गोलीबारी की। निप्रोपेट्रोव्स्क मिलिट्री कमांड के चीफ वैलेंटाइन ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि क्रिवी रीह जिले में रूस हमलावरों ने एक के बाद एक 20 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं और यहां की जेलोनोडोलेस्क और शायरोक समुदाय के कस्बों को आग के हवाले कर दिया। रूसी हमलावरों ने बमबारी कर शेस्त्रनिया गांव और किंडरगार्टन को भी तबाह कर दिया है। यूक्रेनी सेना बल ने दावा किया है कि क्रिवी रीह के पास फ्रंट लाइन के इलाके में उसके जवानों ने रूसी सेना को लगभग 50 किलोमीटर पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की है। निप्रोपेट्रोव्स्क मिलिट्री कमांड ने बताया कि रूसी हमले की वजह से पूरे इलाके में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने इलाका खाली कर दिया था, लिहाजा किसी के हताहत होने की यहां खबर नहीं है। दोनेत्स्क के इलाके में रूसी लड़ाकों का तांडव जारी है। दोनेत्स्क मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ पावलो क्लेरेंको ने बताया कि बीते सोमवार को रूसी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक जख्मी हुए हैं। पावलो ने बताया कि रूसी हमले में यहां 2 बच्चों की भी मौत हुई। उन्होंने बताया कि स्लोवेनेस्क में रूसी सिपाहियों ने जोरदार हमला किया और शहर के 15 बुनियादी ढांचों को आग के हवाले कर दिया। दोनेत्स्क मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ पावलो का यह भी कहना है कि मौजूदा वक्त में यह कह पाना मुश्किल है कि रूस हमले से मारियोपोल और वोल्नोवाखा में कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि यहां अभी भी इमारतों के मलबों से शवों के मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि उनके पूर्वी शहर लिसिचांस्क अब रूसी बलों के नियंत्रण में चला गया है। मीडिया को जारी बयान में यूक्रेन की सेना ने बताया कि लिसिचांस्क को रूस के कब्जे से वापस हासिल करने के लिए भीषण घमासान के बाद यूक्रेन के रक्षा बलों को अपनी पोजीशन से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा था कि उनके बलों ने लिसिचांस्क पर कब्जा कर लिया है और अब पूरे लुहांस्क क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से हटा दिया गया है और सेना ने जनरल स्टाफ ने यहां पर कहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की जान बचाने के लिए उनको वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ हमले को लेकर रूस ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि खुद पश्चिमी देश नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करना बंद कर दे। मीडिया को जारी बयान में रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि पश्चिमी देश इस जंग को एक मौके की तरह देख रहे हैं ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा हथियार बाजार में बिक सके और सालों साल तक यूक्रेन उनका गुलाम बना रहे। दिमित्री ने यह भी कहा कि रूस कभी नहीं चाहता कि जंग और लंबी खिंचे, लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाकर पश्चिमी देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को जारी बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि रूस बार बार यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की पहल कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश शांति वार्ता को विफल करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन पर निशाना साधते हुए दिमित्री ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन को मिटाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को उतारू हैं। अमेरिका ने चीन में कई कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों पर यूक्रेन में रूस की जंग का समर्थन करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अपने यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी BIS के जरिए चीन समेत 9 देशों में से कुल 36 कंपनियों को रूस की मदद करने का आरोप लगाया है और उन्हें लिस्ट में शामिल किया है। उनके लिए एक नया नियम भी जारी किया गया है। अमेरिका के चीन की 2 कंपनियों की पहचान की है जो कि नए नियम के लागू होने के बावजूद रूस की सेना का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी उद्योग और सुरक्षा के वाणिज्य सचिव एलन एस्टेवेज ने कहा है कि अमेरिका के सहयोगी और भागीदारी देश रूस पर लगाए प्रतिबंधों का पालन कर रूस के निर्यात को चौपट करने में उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चीन की कई कंपनियां रूस का समर्थन कर रही हैं।
पोप फ्रांसिस रूस और यूक्रेन का दौरा करना चाहते हैं। कनाडा में प्रेस से हुई बात में उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करवाने के लिए वो दोनों देशों के नेताओं से बात करना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि अगर पोप फ्रांसिस रूस का दौरा करते हैं तो ये किसी भी पोप का पहला रूसी दौरा होगा। पोप का कहना है कि वो पहले रूस का दौरा करना चाहते हैं और फिर कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम कर सके। रूस के सहयोगी बेलारूस पर ब्रिटेन ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्रिटेन के विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर कहा है कि ब्रिटेन ने रिफाइनिंग गुड्स, लग्जरी गुड और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपोनेंट के निर्यात पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन ने बेलारूस से निर्यात होने वाला लोहा और इस्पात पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बेलारूस रूस का अहम सहयोगी है और यही वजह है कि ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने बेलारूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने बिलोहोरविका पर रूसी हमले को नाकाम करके दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेलारूस की सेना ने थर्मल पावर प्लांट पर कब्जा यहां पर करना चाहा, जिसे यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने नाकाम कर दिया। यूक्रेनी बलों के जनरल स्टाफ ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन पुनर्निर्माण के बारे में बाद में नहीं बल्कि अभी सोचना होगा। उन्होंने कहा है कि जंग में जीत के बाद पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू की बजाय ये काम हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा और ये काम हमें हमारे सहयोगी और दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की मदद से करना होगा। जेलेंस्की ने ये बात एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही। दरअसल यूक्रेन के पुनर्निर्माण को लेकर स्विट्जरलैंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए जेलेंस्की ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि जंग खत्म होने के बाद हमें यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर जोर देना होगा, मैं उनसे असहमत हूं। हमें इसकी शुरुआत अभी से ही करनी होगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल का कहना है कि रूसी हमले में $100 अरब से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। स्विट्जरलैंड के लुगानो शहर में हुए यूक्रेन के रिकवरी कॉन्फ्रेंस में शमिहाल ने कहा कि जंग की वजह से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन का इलेक्ट्रॉनिक मैप बनाया है जिसमें जंग में हुए नुकसान का रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैप को हमेशा अपडेट करते रहते हैं और यूक्रेन का हर नागरिक जंग में हुए नुकसान की पूरी जानकारी यहां पर जमा कर सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि डेटाबेस में उनके 2.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि सुमी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों और खार्किव पर रूसी हमले जारी हैं, लेकिन यूक्रेन सेना भी रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यूक्रेन की सेना रूस के हर हमले को नाकाम कर रही है। उन्होंने यूक्रेन की जनता से अपील की कि वो रूसी सेना का डटकर मुकाबला करें। साथ ही कहा, ये काम मुश्किल है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि हमारी आजादी और हमारे भविष्य की लड़ाई है।